हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। तो स्वागत है आपका। जैसा कि आपको पता है कि हमारी जनजाति की एक सीरीज चल रही है जिसमें अभी तक हमने कई टॉपिक्स को समाप्त कर दिया है। तो आज हम उसमें गोंड जनजाति वाला टॉपिक शुरू कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो ये जनजाति वाला टॉपिक है वो आपको MBPSC प्रीलिम्स के यूनिट 10 और MBPSC FSO एग्ज़ाम और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम का जो पेपर 1 है उसका यूनिट 4 में आपको ये काम आने वाली है। अगर आपको इस टॉपिक की PDF चाहिए है तो आपको इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, जिस पर आप क्लिक करके हमारे चैनल से ऐड हो जाएंगे और आपको वहाँ PDF मिल जाएंगी। और आपको PDF हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल करा दी जाएंगी। और दूसरी मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, अगर आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो प्लीज़ आप हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर भी कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसको कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करता है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। तो गौड़ जनजाति का पहला क्वेश्चन है, गोंड द्वारा सुअर की बलि को प्रचलित रूप से कहा जाता है। मतलब आपको बताना है कि जो गोंड जनजाति द्वारा सुअर की बलि दी जाती है उस प्रथा को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है लारूकाज, दूसरा ऑप्शन है हलाली, तीसरा ऑप्शन है गवरी और लास्ट ऑप्शन है मरगी। तो बताइए सुअर की बलि को प्रचलित रूप से क्या कहा जाता है गोंड जनजाति में। क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए लारूकाज। क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए लारूकाज। दूसरा प्रश्न है, गोंड जनजाति के प्रमुख देवता हैं। पहला ऑप्शन है बूढ़ा देव, दूसरा ऑप्शन है ठाकुर देव, तीसरा ऑप्शन है दूल्हा देव एंड लास्ट है ए सभी। तो बताइए इसका क्या सही आंसर होगा। तो ऑप्शन डी ए सभी, मतलब तीनों देवता गोंड जनजाति के प्रमुख देव हैं। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं इसमें कि हमने ऊपर देखा था लारूकाज। तो लारूकाज आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि लारूकाज जो पर्व मनाया जाता है या जो त्यौहार मनाया जाता है तो इस किस देवता के सम्मान में मनाया जाता है। तो नारायण देव। कौन से देव होते हैं? नारायण देव। तो आपको पता होना चाहिए कि देवता आपसे पूछ लेगा तो कौन से देव हैं? नारायण देव हैं। और इसमें जो लारूकाज है इसमें सुअर की बलि क्यों दी जाती है? क्योंकि इसमें सुअर के इसलिए दी जाती है क्योंकि यह सुअर के विवाह का प्रतीक है। क्या है? सुअर के विवाह का क्या है? प्रतीक है। तो आपको ये दो फैक्ट भी याद होने चाहिए। अगर आपसे पूछ ले कि जो लारूकाज है यह प्रथा किस देवता के सम्मान में या किस देवता के उसमें मनाई जाती है, तो नारायण देव। और इसमें जो सुअर की बलि दी जाती है तो क्यों दी जाती है? तो इसमें जो सुअर के विवाह का प्रतीक माना जाता है। समझ आ गया है? ठीक है, दूसरा प्रश्न हमने देख लिया था। अब हम देखेंगे तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, घोटोल प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है? कौन सी? घोटोल प्रथा। पहला ऑप्शन है भील जनजाति, दूसरा ऑप्शन है गोंड जनजाति, तीसरा ऑप्शन है कमार जनजाति और लास्ट ऑप्शन है बैगा जनजाति। तो आपको बताना है कि घोटोल प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है। तो किस जनजाति में आएगी? ऑप्शन बी गोंड जनजाति में। किस जनजाति में? गोंड जनजाति में आपको देखने को मिलेगी। अगला प्रश्न है, किस जनजाति में सेवा विवाह की प्रथा है? कौन सा विवाह? सेवा विवाह। पहला ऑप्शन है गोंड, दूसरा ऑप्शन है भील, तीसरा ऑप्शन है कोल और लास्ट ऑप्शन है कोरकू। तो बताइए सेवा विवाह किस जनजाति में पाई जाती है। तो क्या इसका सही आंसर होगा?
ऑप्शन ए गोंड जनजाति। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए गोंड जनजाति। अब बात की जाए सेवा विवाह की, तो इसका अन्य नाम होता है लमसेना विवाह। क्या होता है? लमसेना विवाह। क्या होता है? लमसेना विवाह। तो आपको पता होना चाहिए कि सेवा विवाह या लमसेना विवाह एक ही है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो दूल्हा बोलना चाहिए अपन को, दूल्हा क्या करता है, जो लड़की होता है उसके घर पर अपनी सेवा देता है ना। तो उसी कारण इसका नाम लमसेना विवाह या सेवा विवाह हो गया है। तो जैसे अगर अपन के में अगर जो लड़का रहता है, अगर वो लड़की के घर रहता है तो उसको घर जमाई बोलते हैं। तो ऐसे ही गोंड जनजाति में उसको घर जमाई ना बोल के उसको क्या बोला जाता है? लामा नाई। क्या बोला जाता है? लामा नाई बोला जाता है। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। इसके अलावा भी इसमें एक विवाह और चलता है जिसको बोलते हैं पॉलीधर विवाह। कौन सा? पॉलीधर विवाह। इसका नाम आपको पता होना चाहिए। एक इसमें होता है चढ़ विवाह। कौन सा? चढ़ विवाह। और जो इसमें पॉलीथर विवाह है, अगर आप बोलो इसको तो इसको अपहरण विवाह भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अपहरण विवाह। क्या? अपहरण विवाह। और इसका एक और नाम है, अगर अपहरण विवाह नहीं बोलना तो इसको पाय सोतूर विवाह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाय सोतूर विवाह। तो आपको इसके अन्य नाम याद रखने हैं। पूछ लेगा कि पाय सोतूर विवाह किस जनजाति में है, तो गोंड जनजाति में है। पॉलीथर विवाह किस जनजाति में होता है, तो गोंड जनजाति में। चढ़ विवाह पूछ लेगा तो चढ़ विवाह किस जनजाति में होता है, गोंड जनजाति में। और एक चीज़ और, जो चढ़ विवाह है, सबसे ज़्यादा विवाह चढ़ विवाह ही होता है गोंड जनजातियों में। तो पूछ ले कि गोंड जनजाति में होने वाला सर्वाधिक प्रचलित विवाह कौन सा है? चढ़ विवाह है। एक इसमें होता है हट विवाह। कौन सा? हट विवाह। कौन सा होता है? हट विवाह। तो हट विवाह में क्या होता है, इसमें लड़का लड़की की सहमति से ही इसमें क्या होते हैं, एक दूसरे की सहमति भाग जाते हैं। इसमें क्या होते हैं, लड़का लड़की एक दूसरे से सलाह मशवरा करके भाग जाते हैं। तो इसमें जो लड़की जो लड़के के घर भाग कर आती है तो उसको क्या बोलते हैं, इसी कारण इसको क्या बोलते हैं, भगेली विवाह। क्या बोलते हैं? भगेली विवाह। या भगेली विवाह बोल दो या हट विवाह बोल दो, एक ही है। भगेली क्यों? क्योंकि भाग कर आए थे, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? भगेली हो गया। समझ आ गया है? भगेली विवाह और हट विवाह क्या है? एक ही है। इसमें एक विवाह और होता है पठौनी विवाह। कौन सा? पठौनी विवाह। तो आपको पता होना चाहिए कि पठौनी विवाह भी किस में होता है? गोंड जनजाति में होता है। और भी विवाह हैं, जैसे दूध लौटावा है, प्रीति विवाह है, तो आपको वो याद होना चाहिए। अब अगला इसमें प्रश्न है, दादरिया नृत्य किस जनजाति का नृत्य है? कौन सा? दादरिया नृत्य। पहला ऑप्शन है गोंड जनजाति, दूसरा ऑप्शन है भील जनजाति, तीसरा ऑप्शन है सहरिया जनजाति और लास्ट ऑप्शन है बैगा जनजाति। तो बताइए दादरिया नृत्य किस जनजाति में मनाया जाता है या किया जाता है? तो किस जनजाति में किया जाता है? ऑप्शन है गोंड जनजाति। अब बात यहाँ नृत्यों की हुई है तो और भी कुछ नृत्य होते हैं गोंड जनजाति में। ऐसे आपका एक तो हो गया सुआ नृत्य। कौन सा हो गया? सुआ नृत्य। कौन सा हुआ? सुआ नृत्य। इसको तोता नृत्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? तोता। क्या बोलते हैं इसको? तोता नृत्य भी कहा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि सुआ नृत्य और तोता नृत्य एक ही हैं। दूसरा होता है इसमें कहरवा। कौन सा? कहरवा नृत्य। कौन सा? कहरवा नृत्य किसका है? गोंड जनजाति का है। इसमें एक और होता है बिरहा। कौन सा होता है? बिरहा। तो आपको पता होना चाहिए कि बिरहा नृत्य किस में होता है? गोंड में होता है। इसमें एक और होता है भड़ौनी। कौन सा होता है? भड़ौनी। तो आपको पता होना चाहिए कि भड़ौनी नृत्य किस में होता है? गोंड जनजाति में होता है। और इसमें होता है सैला। कौन सा होता है? सैला। जो सैला नृत्य है किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा किया जाता है। इसमें सिर्फ आपके पुरुष भाग लेते हैं, इसमें महिलाएं भाग नहीं लेती हैं। और एक और महत्वपूर्ण है जिसको बोलते हैं कर्मा। कौन सा? कर्मा। तो कर्मा जो नृत्य है उसको भी किसके द्वारा किया जाता है? गोंड जनजाति के लोगों द्वारा किया जाता है। तो आपको इस चीज़ को आपको पता होना चाहिए। फिर इसमें लिखा है, ये हो गया था घोटुल प्रथा वाला, तो अब ये रिपीट हो गया है, इसको अभी नहीं करेंगे। हाँ,
इसमें चैत्र उत्सव मध्य प्रदेश की किस जनजाति से संबंधित है? कौन सा उत्सव? चैत्र उत्सव। पहला ऑप्शन है गोंड, दूसरा ऑप्शन है बंजारा, तीसरा ऑप्शन है बैगा और लास्ट ऑप्शन है कोरकू। तो बताइए चैत्र उत्सव का संबंध मध्य प्रदेश की किस जनजाति से है? तो किस जनजाति से? ऑप्शन है गोंड। कौन सी जनजाति संबंधित है? गोंड जनजाति से संबंध है। गोंड जनजाति में और भी कई त्योहार, पर्व और उत्सव मनाए जाते हैं, तो उनको भी हम एक नज़र में देख लेते हैं कि कौन कौन से मनाए जाते हैं। देखो, पहला अगर बात की जाए तो पहला एक इसमें है कौन सा? नवाखानी। कौन सा होता है? नवाखानी। अगर आपसे पूछे कि जो नवाखानी त्यौहार है किस जनजाति में मनाया जाता है? गोंड जनजाति में मनाया जाता है। अब क्यों मनाया जाता है? तो जो धान की फसल होती है, अगर धान की फसल में अगर क्या निकल आए? बाली निकल आए। क्या निकल आए उसमें? बाली निकल आए, तो इसको मनाया जाता है। समझ आ गया है क्यों मनाया जाता है? जब धान की फसल में क्या बाली आना स्टार्ट हो जाता है तो इसको मनाया जाता है। दूसरा इसमें एक महत्वपूर्ण पर्व या त्यौहार बोलना चाहिए, बिदरी। कौन सा है? बिदरी। तो बिदरी का अर्थ क्या होता है? बिदरी का अर्थ होता है बादल की पूजा। किसकी पूजा? बादल की पूजा। तो आपको याद रखना है कि बादल की पूजा और बिदरी किस जनजाति से संबंधित है? गोंड जनजाति से संबंध है। अब इसमें आपको एक और चीज़ याद रखना है कि इसमें अक्षत के रूप में, किसके रूप में? अक्षत के रूप में जो सफ़ेद मुर्गा होता है, क्या? सफ़ेद मुर्गे को क्या करते हैं? चबाकर। सफ़ेद मुर्गे को क्या करते हैं? चबाकर इसकी बलि दी जाती है। क्या कर कर इसकी? चबाकर क्या देते हैं? बलि देते हैं। तो इसको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे पूछ लेगा कि बिदरी पूजा में किसकी बलि दी जाती है? तो बिदरी पूजा में सफ़ेद मुर्गे की बलि दी जाती है। इतना समझ आ गया है। एक तीसरा इसमें एक महत्वपूर्ण है जिसको बोलते हैं मांडवरा। क्या बोलते हैं? मांडवरा। तो मांडवरा एग्जाम में आ गया था कि मांडवरा का संबंध, जो मांडवरा त्यौहार है किस जनजाति में मनाया जाता है? तो गोंड जनजाति में। इसके अलावा इसमें घेला भी होता है। कौन सा? घेला। तो घेला का संबंध भी किस जनजाति से है? घेला पर्व का संबंध किस जनजाति से है? गोंड जनजाति से है। और एक और है बकबंदी। कौन सा है? बकबंदी। कौन सा है? बकबंदी। तो बकबंदी भी आपको याद रखना है कि बकबंदी का संबंध किस जनजाति से है? बकबंदी का संबंध गोंड जनजाति से है। और जो बकबंदी है ये कब मनाया जाता है? तो यह गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मनाया जाता है। क्या? जो गुरु पूर्णिमा का जो दिन होता है उसी दिन इसको क्या किया जाता है? सेलिब्रेट किया जाता है। तो आपको इसको याद रखना है। कौन कौन से देख लिया हमने? नवाखानी देख लिया है, बिदरी देख लिया है, मांडवरा देख लिया है, घेला देख लिया है, बकबंदी देख लिया है। तो ये सारों के सारों आपको, सारे के सारे आपको क्या करना है? इसको याद रखना है। समझ आ गया है? चलिए अब अगला इसमें देखते हैं। अगला प्रश्न है मड़ई किस जनजाति का प्रमुख मेला है? कौन सा? मड़ई। तो मड़ई एक पर्व भी मनाया जाता है गोंड जनजाति में, और मड़ई क्या है? एक मेला भी है। अब पर्व होंगे आपके, जो त्यौहार होंगे उसमें ही तो मेले का आयोजन होता है ना। तो पहला ऑप्शन है गोंड, दूसरा ऑप्शन है कोरबा, तीसरा ऑप्शन है खैरवार और लास्ट ऑप्शन है पारधी। तो बताइए जो मड़ई किस जनजाति का प्रमुख मेला है? तो किस जनजाति का होगा? ऑप्शन ए गोंड। किसका? गोंड जनजाति का हो जाएगा। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आपसे ये तो पूछ लेगा कि मड़ई जो त्यौहार है इसका संबंध किस जनजाति से, तो आपसे ये तो बन जाएगा गोंड जनजाति से। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि मड़ई जो पर्व और या जो मड़ई जो मेला है वो किन जिलों में मनाया जाता है, तो मुख्यतः मंडला और डिंडोरी जिलों में इसको मनाया जाता है। कैसे? मंडला में और डिंडोरी में। तो आपको इसको विशेष रूप से आपको याद रखना है। समझ आ गया है? एक बार आप देख लो कि कहाँ मनाया जाता है। चलिए अगला इसमें प्रश्न है श्रीमती दुर्गाबाई व्याम किस जनजाति से संबंधित हैं? कौन? दुर्गाबाई व्याम। पहला ऑप्शन है गोंड जनजाति, दूसरा ऑप्शन है भील जनजाति,
तीसरा ऑप्शन है बैगा जनजाति और लास्ट ऑप्शन है सहरिया जनजाति। तो बताइए दुर्गा बाई व्यायाम का संबंध किस जनजाति से है? तो ऑप्शन ए गोंड जनजाति। क्या? गोंड जनजाति। तो दुर्गाबाई व्यायाम का संबंध किस जनजाति से है? गोंड जनजाति से है। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, जो दुर्गाबाई व्यायाम हैं इनका संबंध किस कला से है? तो इनका संबंध किस कला से है? डिगना कला से है। किस कला से है? डिगना कला से है। तो आपको याद रखना है कि जो दुर्गाबाई व्यायाम है इनका संबंध किस कला से है? डिगना कला से है। और डिगना कला क्या होता है? तो डिगना कला में कुछ नहीं होता है, दीवार पर या मिट्टी पर गोबर से, या फिर आपको बोलना चाहिए मिट्टी से, मैंने क्या बोला, घर की दीवार पर या फर्श पर गोबर से या मिट्टी से महिलाओं द्वारा क्या किया जाता है? त्रिकोण आकृति का निर्माण किया जाता है। किसका? त्रिकोण आकृति का निर्माण किया जाता है। और कब किया जाता है? शादी विवाह के अवसर पर, है ना। तो डिगना कला मुख्य रूप से कब, चित्रकला कब बनाई जाती है? शादी विवाह के अवसर पर इसको बनाया जाता है। अगर इसके प्रमुख कलाकार की आप बात करो तो कौन कौन से हैं? तो इसके प्रमुख कलाकार में आपके दुर्गाबाई व्यायाम हो गया। अब हैं आपके इसमें भज्जू सिंह श्याम हो गए। कौन हो गए? भज्जू सिंह श्याम हो गए। दूसरे आपके इसमें धनैया बाई हो गई। कौन हो गई? धनैया बाई, है ना। इसके बाद इस जनगढ़ सिंह श्याम हो गए। कौन हो गए? जनगढ़ सिंह श्याम हो गए। आनंद सिंह श्याम हो गए, है ना। तो ये आपके जो प्रमुख कलाकार हैं इनका संबंध किससे है? डिगना कला से है। अब देखो इसमें कला की बात चल रही है तो 2-3 कला और गोंड जनजाति में होती हैं, उसको भी मैं आपको बता दूं। एक इसमें आपको बोलना चाहिए कि जो गोंड चित्रकला है, गोंड चित्रकला, तो आपसे पूछ लेगा कि गोंड चित्रकला को जीआई टैग कब मिला? क्या? गोंड चित्रकला को जीआई टैग कब मिला? तो कब मिला इसको? 2023 में मिला। कब मिला? 2023 में इसको जीआई टैग मिल गया था। और इसी के साथ अगर आपसे पूछ ले कि इसमें एक गड़ा का लोह शिल्प, किसका? गड़ा का लोह शिल्प, ये भी गोंड जनजाति संबंधित है। तो अगर आपसे पूछ ले कि गड़ा का जो गोंड शिल्प है इसको कब जीआई टैग मिला, तो इसको भी 2023 में मिला था। और ये किस जिले का फेमस है? डिंडोरी जिले का है। किस जिले का है? डिंडोरी जिले का ये फेमस है। और इसमें मेनली अगर आप बात करो तो इसमें गोंड, बैगा, और उसमें भी अगर आपसे और प्रमुख पूछे तो अगरिया समुदाय का मैंने आपको बताया था कि अगरिया जो समुदाय होता है उसका संबंध लोह शिल्प से होता है। इतना समझ आ गया है। अब इसमें एक और चित्रकला है जिसको बोलते हैं पाटनगढ़ चित्रकला। क्या? पाटनगढ़ चित्रकला। तो इसको भी आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछ ले कि पाटनगढ़ चित्रकला का संबंध किस जनजाति से है, तो गोंड जनजाति से है। इसके मेनली 2 चित्रकार बहुत फेमस हैं। एक तो आपके भज्जू सिंह श्याम हो गए और दूसरे आपके आनंद सिंह श्याम हो गए। तो आपको दोनों कलाकारों के नाम भी याद रखना है। अब अगला प्रश्न है इसमें, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में मूल रूप से किसका शासन था? पहला ऑप्शन है गोंड, दूसरा ऑप्शन है मराठा, तीसरा ऑप्शन है राजपूत और लास्ट ऑप्शन है मौर्य। तो बताइए किसका शासन था? तो ऑप्शन है गोंड का। किसका था? गोंड जनजाति का शासन था पूर्वी भाग में। अगला प्रश्न है, छिंदवाड़ा में पातालकोट स्थान है, ठीक है, किस जनजाति का निवास स्थान है? आपको बताना है किस जनजाति का निवास है। पहला ऑप्शन है गोंड और भारिया, दूसरा ऑप्शन है खासी और गारो, तीसरा ऑप्शन है सहरिया और लास्ट ऑप्शन है कोरकू। तो बताइए छिंदवाड़ा में जो पातालकोट स्थान है किस जनजाति का निवास स्थान है? किसका है? ऑप्शन ए गोंड और भारिया। किसका है? गोंड और भारिया।
अगला प्रश्न है, देवगढ़ किला किसने बनवाया? कौन सा देवगढ़ किला? पहला ऑप्शन है गोंड राजा राघव, दूसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा ऑप्शन है भोपाल का नवाब, और लास्ट ऑप्शन है सम्राट अशोक। तो बताइए देवगढ़ का किला किसने बनवाया? तो बताइए क्या इसका सही आंसर होगा? ऑप्शन ए गोंड राजा राघव। क्या हो जाएगा? गोंड राजा राघव इसके सही आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, गोंड जनजाति की प्रमुख उपजाति कोयला भूतिस का प्रमुख कार्य है। किसका? कोयला भूतिस का प्रमुख कार्य है। पहला ऑप्शन है मंदिर में पूजा पाठ, दूसरा ऑप्शन है तांत्रिक क्रिया, तीसरा ऑप्शन है नाचना गाना, और लास्ट ऑप्शन है बड़ईगिरी करना। तो बताइए क्या इसका सही आंसर होगा? क्या होगा? ऑप्शन सी नाचना गाना। अब देखो, गोंड जनजातियां में जो उपजाति होती हैं उनको दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? उसको दो भागों में बांटा गया है। एक तो आपका इसमें व्यवसाय के आधार पर, किसके आधार पर? व्यवसाय के आधार पर। और एक आपका है इसमें निवास के स्थान पर। किसके स्थान पर? निवास के स्थान पर। जो व्यवसाय के आधार पर है इसमें 5 भागों में बांटा है, और जो निवास के आधार पर है इसमें 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है। अब जो व्यवसाय के आधार पर है उसमें 5 भाग आपके कौन कौन से हैं? तो उसमें 5 भाग आपके होने वाले हैं। सबसे पहला है आपका इसमें प्रधान। कौन सा? प्रधान। दूसरा आपका कौन हो जाएगा? ओझा। कौन हो जाएगा? ओझा। तीसरा आपका इसमें कौन हो जाएगा? अगरिया। कौन हो जाएगा? अगरिया। चौथा आपका इसमें कौन हो जाएगा? सोलहास। कौन हो जाएगा? सोलहास। और लास्ट आपका इसमें कौन हो जाएगा? कोयला भूतिस। कौन सा? कोयला भूतिस। तो आपको ये 5 नाम याद होने चाहिए। कौन कौन से? प्रधान, ओझा, अगरिया और सोलहास। अगर आपसे पूछ ले कि जो प्रधान होता है उसका काम क्या होता है, तो उसका काम मंदिर में पूजा पाठ। क्या होता है? प्रधान का काम मंदिर में पूजा पाठ करना इसका प्रमुख काम होता है। अगर आपसे पूछ ले कि ओझा का प्रमुख काम क्या है, तो जो तांत्रिक क्रियाएं होती हैं उसका काम कौन करता है? ओझा करता है। कौन करता है? ओझा करता है। अगर आपसे पूछ ले कि अगरिया का काम क्या है, तो अगरिया का काम क्या है? लोहे का काम करना। किसका काम? लोहे का काम करना किसका प्रमुख काम है? अगरिया का है। अगर आपसे पूछ ले कि सोलहास का काम क्या है, तो बड़ईगिरी करना। क्या करना? बड़ईगिरी करना किसका काम है? सोलहास का काम है। और कोयला भूत इसका तो आपको पता चल गया होगा कि कोयला भूत इसका काम क्या है? नाचना गाना। क्या है? नाचना गाना कोयला भूत इसका काम है। तो समझ आ गया है। व्यवसाय के आधार पर पांचों के पांचों क्लियर हैं। अब देखो निवास के आधार पर, तो निवास के आधार पर 3 हैं। एक तो आपका पहला इसमें राजगोंड हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? राजगोंड। दूसरा आपका इसमें हो जाएगा धुरगोंड। कौन सा? धुरगोंड। और तीसरा आपका इसमें हो जाएगा मारिया। क्या बोला मैंने? मारिया या मूरिया। मारिया या मूरिया। तो कौन कौन से? राजगोंड, धुरगोंड और मारिया या मूरिया। और इसमें से भी अगर आपको याद रखना है तो जो मारिया और मूरिया है ये अत्यंत पिछड़ी जनजाति है। क्या है इसकी? अत्यंत पिछड़ी उपजाति है। अत्यंत क्या है? पिछड़ी उपजाति है। किसकी? गोंड जनजाति की। तो आपसे पूछ लेगा कि गोंड जनजाति की अत्यंत पिछड़ी उपजाति कौन सी है, तो मारिया या मूरिया है। इतना समझ आ गया है। अब देखो अगला इसमें प्रश्न है,
गोंड जनजाति अपने आप को क्या मानती हैं? पहला ऑप्शन है कोयतोर, दूसरा ऑप्शन है जनजाति मानती हैं, तीसरा ऑप्शन है पिछड़ा वर्ग मानती हैं, और लास्ट ऑप्शन है आदिवासी मानती हैं। तो बताइए गोंड जनजाति अपने आप को क्या मानती हैं? तो क्या मानती हैं? कोयतोर ऑप्शन ए, कोयतोर मानती हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो गोंड शब्द है, गोंड शब्द तेलुगु के, किसके? तेलुगु के जो कोंड शब्द होता है उससे बना है। तो आपको भाषा भी याद रखना है और जो शब्द है उसको भी याद रखना है। गोंड जनजाति तेलुगु भाषा के कोंड शब्द से बना है। इतना समझ आ गया है। दूसरा आपको इसमें एक चीज़ याद रखना है कि अगर आपसे पूछ ले कि गोंड जनजाति का सर्वप्रथम, क्या बोला? गोंड जनजाति का सर्वप्रथम सामाजिक सांस्कृतिक अध्ययन किसने किया? सामाजिक सांस्कृतिक अध्ययन किसने किया है? तो उनका नाम क्या है? प्रोफेसर श्याम चरण दुबे। क्या? श्यामा चरण दुबे। क्या हो जाएगा? श्यामा चरण दुबे। आपसे पूछ लेगा कि गोंड जनजाति का सामाजिक सांस्कृतिक अध्ययन करने वाले व्यक्तित्व का नाम क्या है? तो श्यामा चरण दुबे। क्या हो जाएगा? श्यामा चरण दुबे। इतना समझ आ गया है। अब देखो, इसमें आपको एक चीज़ और याद रखना है कि अगर आपसे पूछ ले कि जो गोंड जनजाति हैं, मैंने क्या बोला? गोंड जनजाति। तो एमपी में जो गोंड जनजाति हैं इसकी जनसंख्या कितनी है? इसकी क्या जनसंख्या कितनी है गोंड जनजाति की? इसको भी आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। 50.93%। कितना? 50.93%। और अगर इसका पूछ ले कि जो एमपी की कुल जनजाति का कितना परसेंट है? किसका? कुल जनजाति का। जो ऊपर देखा है वो है कुल जनसंख्या का, अब हम देख रहे हैं कुल जनजाति का। तो कुल जनजाति का कितना है? 33%। मेरे लिए आपको याद रखना है 33% किसका है? कुल जनजाति का है। और मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का कितना है? लगभग 50% है। इतना समझ आ गया है। अगर आपसे पूछ ले कि इसकी साक्षरता दर कितनी है गोंड जनजाति की, तो गोंड जनजाति की साक्षरता दर है 60.10%। कितनी है? 60.10%। और एक और आपको इसमें फैक्ट याद रखना है, अगर आपसे पूछ ले कि गोंड जनजाति मध्य प्रदेश के किस जिले में सबसे सर्वाधिक जनसंख्या में निवास करती है, तो छिंदवाड़ा में। किसमें? छिंदवाड़ा में सबसे ज़्यादा कौन सी जनजाति पाई जाती है? गोंड जनजाति पाई जाती है। कौन सी जनजाति पाई जाती है? गोंड जनजाति पाई जाती है। तो आपको ये जो मैंने फैक्ट बता दिए हैं इनको भी आपको साथ साथ याद करते हुए चलना है। अगला प्रश्न है, जनजातीय जिनका नाम उन्हें प्रायद्वीपीय भारत के पुराने हिस्से से मिला है। पहला ऑप्शन है गोंड, दूसरा ऑप्शन है कीकर, तीसरा ऑप्शन है भील, और लास्ट ऑप्शन है अंगा। तो बताइए कौन सी जनजाति है जिसको उसका नाम प्रायद्वीपीय भारत के पुराने हिस्से से मिला है? तो ऑप्शन ए गोंड। कौन? गोंड इसके आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, गोंड जनजाति में सैला नृत्य किया जाता है। कौन सा सैला नृत्य किया जाता है? पहला ऑप्शन है फसल पकने पर केवल स्त्रियों द्वारा, दूसरा ऑप्शन है फसल पकने पर केवल पुरुषों द्वारा, तीसरा ऑप्शन है केवल पुरुषों द्वारा, और लास्ट ऑप्शन है विवाह पर पुरुषों एवं महिलाओं द्वारा। तो बताइए सैला नृत्य किया जाता है। तो इसका आंसर आप मेरे को बताओगे, क्योंकि मैंने पहले आपके लिए जब नृत्य को बता रहा था मैं, तब मैंने आपको सैला नृत्य भी बताया था। तो इसका आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे। कहाँ बताओगे आप मेरे को? कमेंट बॉक्स में आप मेरे को बताओगे। अगला प्रश्न देखते हैं। उसके पहले मैं आपको कुछ गीत बता दूं। देखो, नृत्य तो हमने पहले उसमें देख लिए थे कि गोंड जनजाति में कौन कौन से नृत्य होते हैं,
लेकिन इसमें कुछ गीत और गान भी हैं, देख लेते हैं। एक इसमें आपका पहला जो गीत होगा, मैं आपको गीत बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ इसमें, गीत बता रहा हूँ, है ना। तो गीत में आपका जो पहला आपका गीत होगा उसका नाम है झूमा झूमर। कौन सा, झूमा झूमर। तो आपसे पूछ लेगा सीधा कि झूमा झूमर जो गीत है किस जनजाति में गाया जाता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गोंड जनजाति हो जाएगा। दूसरा अगर आपसे पूछ ले कि कर्मा गीत, कौन सा, कर्मा गीत, तो कर्मा गीत किस जनजाति में गाया जाता है, तो गोंड जनजाति में गाया जाता है। और इसके 4 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं, 4 प्रकार होते हैं कर्मा के। आपको इसके प्रकार भी याद रखना है, क्योंकि कर्मा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। तो कर्मा में आपका सबके आगे कर्मा लगा रहेगा, लेकिन जो उसका पीछे का बैठ है आपको उसको याद रखना है। जैसे आपका हो जाएगा कर्मा ठाड़ा, दूसरा आपका हो जाएगा कर्मा लहकी, तीसरा आपका हो जाएगा कर्मा रागनी, और लास्ट आपका हो जाएगा कर्मा लंगड़ा। तो आपको याद रखना है कि कर्मा के 4 भाग होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा, कर्मा ठाणा, कर्मा लहकी, कर्मा रागनी, कर्मा लंगड़ा। और झूमा झूमर किस में मनाया जाता है, गोंड जनजाति में मनाया जाता है। इसके बाद अगर बोला जाए तो बिरहा और कौन सा, ददरिया, तो ये भी किस जनजाति में मनाए जाते हैं, गोंड जनजाति में। और ये दोनों नृत्य किस रस में प्रधान होते हैं, तो वीर रस प्रधान होते हैं। मतलब इसमें वीर रस की क्या होती है, प्रधानता होती है, बिरहा में और ददरिया में। तो इसको भी आपको याद रखना है। तो 3 गीत हमने देख लिए हैं, और भी गीत हैं। जैसे आपका इसमें हो जाएगा एक पांडवानी गीत। कौन सा, पांडवानी गीत। तो पांडवानी गीत का संबंध भी किस जनजाति से है, गोंड जनजाति से है। और इसमें भीम को महत्व दिया जाता है। पांडवानी से आपको पांडव समझ में आ ही रहा है बैठ, तो पांडव में भी किसको महत्व दिया जाता है, भीम को महत्व दिया जाता है। तो आपको इसको विशेष तौर पर आपको इसको याद रखना है। हमने झूमा झूमर देख लिया है, हमने कर्मा देख लिया है, हमने बिरहा ददरिया देख लिया है, पांडवानी देख लिया है। इसके बाद अब कौन सा गीत हो जाएगा आपका, सजनी। कौन सा हो जाएगा, सजनी। कौन सा हो जाएगा, सजनी। सजनी में क्या होता है, जब समधन घर पर आता है तब सजनी गीत गाया जाता है। इसके बाद इसमें एक और गीत होता है जिसको बोलते हैं कहरवा। कौन सा, कहरवा। कौन सा है, कहरवा। तो कहरवा गीत भी किस में होता है, गोंड जनजाति में होता है। एक इसमें होता है स्वांग गीत। कौन सा होता है, स्वांग गीत। तो स्वांग गीत भी किस में होता है, गोंड जनजाति में होता है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जस गीत। कौन सा गीत, जस गीत। तो जस गीत भी किस में मनाया जाता है, गोंड जनजाति में मनाया जाता है। और भी कई गीत हैं, जैसे रामायणी हो गया, है ना, गोंड लमसनाई हो गया, है ना। तो और भी गीत हैं, तो वो इतने महत्वपूर्ण नहीं है, जो जो थे तो मैंने आपके लिए बता दिए हैं। और इसमें जो आपका जो झूमा झूमर गीत है ये प्रेम गीत है। कौन सा गीत है, प्रेम गीत है। तो आपके इसके अंदर का भी आपको याद रखना है। तो सारे गीत अति महत्वपूर्ण हैं, इसको रट लेना। एक एक नाम आपको याद होना चाहिए, किस जनजाति में मनाए जाते हैं, किस में क्या प्रमुख है, सारा कुछ आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इतना समझ आ गया है। तो चलिए एक काम करते हैं, आज के लिए हम सिर्फ इतना रहने देते हैं, क्योंकि फिर क्लास आपकी बहुत लंबी हो जाएगी। तो मिलते हैं इसके लेक्चर 2 में। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।